हेलो गाइस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। संडे इवनिंग हो रही है यार, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। क्लास कैसा चल रहा है? सब लोग व्यूज बढ़ाते रहो यार, वॉच टाइम को बढ़ाते रहो। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। लेट मी सेट द एसी फर्स्ट, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बॉस। ठीक है, ओके, ऑल सेट। चले, तो फिर क्या चल रहा है बॉस? मैं नया लेक्चर लेकर के आ गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो है आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लेकर के आए हैं। 2.5 घंटे का ये लेक्चर होने वाला है। 2.5 घंटे के लेक्चर के साथ साथ ही हम लोग एक काम और करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम लोग 2.5 घंटे को हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पहले वाले में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे और दूसरे वाले में हम लोग जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर वीडियो अपलोड होने से पहले आज इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आने का मैंने सोचा, तो फिर अभी इंस्टाग्राम पे लाइव भी चल रहा है। साथ ही साथ स्टूडियो में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे एक्चुअली में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये रहा अपना स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, सामने चल रहा है आपका ओबीएस स्टूडियो और यहाँ पर अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आ जाओ सब लोग, क्लास करते हैं। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो कल शाम को मैंने अपलोड कर दी है। स्टूडेंट्स जा करके जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट जा करके देखिएगा। ठीक है, टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वॉच टाइम बढ़ाते रहिएगा। अच्छा, एक और चीज, जिन भी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन से प्रॉब्लम आ रही थी कि एकेटीयू के क्वेश्चन पेपर्स या एकेटीयू के एग्जाम्स में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं उनको बता दूं, मैं उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आने जा रहा हूं। वो ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम लोग जो है पीवाईक्यूज करने वाले हैं लास्ट 5 साल के एकेटीयू के। टोटल जो है 100 क्वेश्चंस की सीरीज होगी पर सब्जेक्ट। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, जिनको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज भी अभी स्टार्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन रहता था कि सर आप पीपीटी नहीं लेकर के आते, पीपीटी लेकर नहीं आते। आज मैं पीपीटी लेकर के आया हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, चैनल को मत भूलना, चैनल है कॉन्सेप्टो फार्मा। ठीक है, ये चैनल का लोगो याद रख लेना। क्लासेस के स्क्रीनशॉट्स लेकर के आप इंस्टाग्राम पर जो है वीडियोस को डालो। ठीक है, मेरे को मेंशन करना मत भूलना। आईडी है मेरी Mr_Somanshi_2003, इसको मेंशन करना और मैं आपको मेंशन बैक देने वाला हूं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग अपनी पेस को कंट्रोल करेंगे और पेस को कंट्रोल करने के बाद फिर अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट द वर्ड या व्हाट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? जो भी चीज हम लोग इंटेक करते हैं, फूड हम लोग इंटेक करते हैं, वाटर हम लोग इंटेक करते हैं, वो बॉडी में कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। अगर हम लोग डाइजेशन के मेन पार्ट्स को डिवाइड कर दे तो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है असिमिलेशन, चौथा है एब्जॉर्प्शन और फिर है आपका एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए अब हम स्लाइड्स को स्विच करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख करके रखा है। ठीक है, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा ब्रेक डाउन करता है मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल्स को। अब जैसे कि मेरा एक दोस्त है आशीष, ठीक, अब उसने क्या किया, उसको शादी में इनविटेशन आया। तो अब जब शादी में इनविटेशन आया तो इनविटेशन आने के बाद वो क्या करता है कि जाता है, खूब सारा खा लेता है, खूब सारा खा लेता है, खूब सारा खा लेता है। अब उसने इतना खा लिया, इतना खा लिया कि अब क्या हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर क्या होगा वहां पे उस कंडीशन में कि बॉडी क्या करेगी ना, धीरे 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 फूड को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगी। और जब ये डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फूड फिर जो है उस डाइजेस्टेड फूड को जो है एनर्जी के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में पहले स्टोर करेगा और फिर वही ग्लूकोज आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन में वर्क करेगा। तो पहला पॉइंट हमारा वही कह रहा है कि क्या करता है ये, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बायोकेमिकल भी है और मैकेनिकल भी है। अब बायोकेमिकल इस वजह से है क्योंकि एंजाइम्स को ये
यूटिलाइज करता है, बिकॉज एंजाइम्स का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। और एंजाइम्स के यूटिलाइजेशन के साथ साथ ही मैकेनिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती हैं बच्चों। क्या होती हैं बच्चों? मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्या होती है बच्चों? मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। अब बॉडी क्या करता है, पहले जो है कार्बोहाइड्रेट को बर्न करना स्टार्ट करेगा, फिर क्या करेगा, फैट को बर्न करना स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट करेगा, आपके प्रोटीन्स को बर्न करना। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी बॉडी आपकी प्रोटीन को बर्न कर रही है ना, या एनर्जी का जनरेशन कर रही है प्रोटीन को बर्न करके, तो फिर क्या होता है ना, ऐसे लोग बहुत पतले होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न कर रहे हैं, तब फिर फैट को बर्न कर रहे हैं, और फिर प्रोटीन को बर्न कर रहे हैं। भाई देखो, सीधी सी बात इतनी सी है कि बॉडी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और जब बॉडी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो बॉडी के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं ना बॉस, कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को बर्न किया, एनर्जी बनाई, फिर फैट को बर्न किया, एनर्जी बनाई, फिर प्रोटीन को बर्न किया, एनर्जी बनाई। लेकिन जिन लोगों के अंदर प्रोटीन ही बर्न हो रहा होता है ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट है ही नहीं, ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही दुबले पतले से होते हैं। कैसे होते हैं? दुबले पतले से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग आ जाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाटर वी ड्रिंक प्लेज अ वाइटल रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम गेटिंग डिहाइड्रेटेड। तो मतलब वाटर का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि वाटर जो हम इंटेक कर रहे हैं ना, वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे हाइड्रेशन में। अब हाइड्रेशन से क्या होता है ना, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है, और हाइड्रेशन जब हम लोग को एनर्जी मिल रहा होता है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट, कि अगर भाई देखो डिहाइड्रेशन सबसे पहले क्या होगा, जो पेशेंट होगा या पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो होगा, उसको चक्कर आएंगे, उसके बाद उसको बेहोश होने की तरीके से फीलिंग आएगी, ठीक है, कमजोरी महसूस होगी। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। सब लोग अपनी फिंगर्स इस तरीके से रखो, और फिंगर्स को आप लोग ऐसे पुल करो, और अगर आप लोग पुल कर रहे हो ना, और पुल कर रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये जो बल्ज आउट चीज है, अगर ये बल्ज आउट चीज आपकी सस्टेन कर रही है, तो मतलब आप डिहाइड्रेटेड हो, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? अगर आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे पुल आउट किया, और पुल आउट करने के बाद ये जो बल्ज आउट चीज आपको दिखाई दे रही है, बल्ज आउट स्किन, ये अगर आपको सस्टेन कर रही है, तो मतलब आप जो है डिहाइड्रेटेड हो। तो आप डिहाइड्रेशन को आप दूर कैसे करोगे? डिहाइड्रेशन को आप दूर करोगे पानी पी करके, ठीक है, या लिक्विड चीजों की इंटेक करके। भाई देखो, वाटर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, साइमल्टेनियसली बॉडी जो है एनर्जी के फॉर्म में उसको एनर्जी मिलने लगेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, कभी दौड़ के आओ, ठीक है, कभी तुम दौड़ करके आओ और तुम बहुत ज्यादा हांफ रहे हो, ठीक है, और कुछ मत करो, ठंडा पानी लो, चीनी लो और नमक लो, और उसको जो है क्या करो, सब लोग साथ में जो है चीनी नमक पानी को पी लो, एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। वो इंस्टेंट एनर्जी इस वजह से होती है क्योंकि बॉडी से जब आप एक्सर्शन कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, दौड़ रहे थे, तो जो आपका पर्टिकुलर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया था, वो इलेक्ट्रोलाइट की फुलफिलमेंट कर रहे हो आप विद द लिक्विड, ठीक है, या विद द इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग आगे चलते हैं या नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्प्शन फॉर्म या एब्जॉर्बेबल फॉर्म, उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। सो डाइजेशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो भी है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके हम लोग सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। वही आशीष वाला एग्जांपल मैंने बताया था कि शादी में गए, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है, तो अब क्या करेगी, उसकी बॉडी टाइम लेगी फॉर द डाइजेशन, उसकी बॉडी क्या करेगी, टाइम लेगी फॉर द डाइजेशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो के लेक्चर्स जो होने वाले हैं वो यूट्यूब पर आएंगे दो पार्ट्स में, ठीक है। सबसे पहला आएगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आएगा एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो पहला है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ना। ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेस ऑफ complete type of digestive system. Human body comprises of complete type of digestive system as it comprises both anterior and posterior opening, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का है, अगर हम लोग यही बात करते हैं ना कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब लोग बोलेंगे सर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो मैं बता दूं कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर ओपनिंग दोनों ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, एंटीरियर और पोस्टीरियर ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अब तुम लोग बोलोगे सर एंटीरियर कैसे प्रेजेंट होती है और पोस्टीरियर कैसे प्रेजेंट होती है, मैं बताता हूं कैसे प्रेजेंट होती है। एंटीरियर ओपनिंग की आप खाना खाते हो
तो फिर वहां से आपने खाना खाया एंटीरियर, आगे की तरफ एंटीरियर, ठीक है, आपने खाना खाया तो एंटीरियर ओपनिंग है वो आपकी माउथ हो गई, ठीक है, और पोस्टीरियर ओपनिंग आपकी एनस, जहां से आप फीकल मैटर को एक्सक्रीट आउट करोगे, क्या करोगे, फीकल मैटर को एक्सक्रीट आउट करोगे, वो आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग हो जाएगी। सेम पॉइंट वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ओपनिंग्स, ठीक है, एंटीरियर ओपनिंग आपकी माउथ होती है और पोस्टीरियर ओपनिंग आपकी एनस होती है, ठीक है, जहां से आप जो है फीकल मैटर रिलीज या एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं ना व्हाट द वर्ड वेस्टिब्यूल मींस, ठीक है। तो आपने अपने फेस का चेहरा देखा है, फेस को देखा है, फेस को, ठीक है। तो फेस में जो है ना वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन क्या होता है ना, कि जो रीजन होता है आपके चीक से दांतों के बीच में, आपके चीक से दांतों के बीच वाला जो रीजन होता है ना, उस रीजन को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, उस रीजन को कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं बच्चों, वेस्टिब्यूल, ठीक है। मतलब आपके बॉडी, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है, ये देख रहे हो, ओके। तो आपके जो टीथ वाला एरिया है ना, आपके जो टीथ वाला एरिया है, ये चीक्स और ये रहे टीथ आपके, तो इसके बीच में जो भी रीजन्स आ रहे हैं ना, ये रीजन आपका होता है, इसको आप लोग बोलते हो वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, वेस्टिब्यूल्स में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होता है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इसमें प्रेजेंट होता है 3 लेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सॉरी 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, मतलब सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी बट 3 पेयर में होगी, मतलब 3 into 2 दैट इज 6, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ठीक है। ये है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम लोग इसकी पूरी बात कर लेते हैं ना, अगर हम लोग इसकी पूरी लेंथ की बात करते हैं, ये एक मिनट, कौन सा चलेगा इसमें, ओके, अगर हम इसकी पूरी लेंथ की बात करते हैं ना, सो ये 9 to 13 मीटर्स की होती है, 9 to 13 मीटर्स की होती है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं ना, तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा एक कॉल आ गया था बस, ठीक, ओके 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 ओके, कोई इशू नहीं है, चलो चलो चलो, कोई इशू नहीं था, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था बच्चों, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, हमें क्या बता रहा था कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ के बारे में बात कर रहा था ना मैं, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना ये एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ की, तो ये जितना पूरा एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है, ये होती है 6 to 9 मीटर्स। क्या होती है बच्चों, 6 to 9 मीटर्स की होती है। अच्छा, अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं ना कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले हम लोग माउथ को फॉलो करते हुए टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, टंग, एपिग्लॉटिस, इसोफेगस, लिवर, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर अपेंडिक्स। अच्छा, अब हम लोग जो है ना धीरे धीरे इसके डिटेलिंग्स के बारे में बात करते जाएंगे, ठीक है। ये जो एपिग्लॉटिस वाला पोर्शन है ना, ये जो एपिग्लॉटिस है आपका, एपिग्लॉटिस क्या करता है ना, इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मतलब गेट होता है ना, गेट वो गेट बंद और ओपन होने की प्रोसेस को ये इनिशिएट कराता है। अच्छा, एपिग्लॉटिस कैसे, अब ये मान लो आप इस तरीके से खड़े हो, मान लो इस तरीके से खड़े हो, ठीक है, आगे आपका ट्रेकियल पोर्शन है मतलब विंड पाइप, और पीछे आपका इसोफेगस है, ठीक है, मतलब ये रहा आपका ट्रेकियल पोर्शन और ये रहा आपका फूड पाइप वाला पोर्शन, ठीक है, मतलब ये विंड पाइप और ये फूड पाइप, और इन दोनों में ओपनिंग है। अब दोनों में फ्लैप्स लगे हुए हैं, जब आप खाना खाओगे तो ये फ्लैप फूड पाइप वाला खुल जाएगा, और जब आप इनटेक करोगे ना एयर को, तो फिर जो है ये फूड पाइप वाला बंद होकर के आपका ट्रेकियल वाला खुल जाएगा, ठीक है। क्या खुल जाएगा, ट्रेकियल वाला। तो एपिग्लॉटिस जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं ना, आगे चलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है ना, ईसोफेगस पर्टिकुलर क्या होता है, फूड को जो है स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब फूड स्टोमक तक कैसे पहुंचाएगा, अब यहां पर क्या होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है ना, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रही होती है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। इसको मैं यहां पे सेट कर देता हूं,
एक मिनट, यहाँ ठीक रहेगा। एक मिनट, क्या हो गया इसको? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर हो रही है ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या हो रही है बच्चों? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ, क्या होता है पेरिस्टाल्सिस? द प्रोसेस ऑफ contraction and relaxation in the esophagus, the process of contraction and relaxation in the esophagus। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं ना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? तो जैसे यहाँ पर लीवर दिख रहा है, तो लीवर की इशू नहीं है। अब यहाँ पे जब स्टमक की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। उस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं? उस स्फिंक्टर को बोलते हैं पर्टिकुलर, क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। अच्छा, स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर बेसिकली एक गेट टाइप काइंड ऑफ अ थिंग होती है, जो कि फूड के रिफ्लक्स को रोकती है। क्या करती है बच्चों? फूड के रिफ्लक्स को रोकती है। एक बार खाना चला गया और वो फ्लैप बंद हो गया, ठीक है, एक बार खाना चला गया अंदर और वो क्या हो गया? पर्टिकुलर स्फिंक्टर बंद हो गया, तो फिर क्या करेगा वो? अब अगर एबनॉर्मलिटी नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? स्फिंक्टर खुलेगा नहीं, क्योंकि अगर खुल जाएगा तो फिर क्या होता है? वो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या डिसऑर्डर हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है बच्चों? अगर स्फिंक्टर सही से वर्क नहीं करता, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एसिडिटी जब बहुत ज्यादा पेशेंट्स को हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, ठीक है, तो वहां पर इस तरीके की कंडीशंस होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, मैंने पहले ही बताया, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि फूड उसके बाद कहां जाता है? ईसोफेगस में जाता है, ठीक है, ईसोफेगस में या फिर फूड पाइप में। किस में जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा या फिर फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस इन द फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। जब भी यहां पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने लगेगा ना, जैसे ही आप खाना खाओगे तो खाना भाई नीचे जाएगा। अब खाना कैसे नीचे जाएगा? तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू ही जाएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस साथ में होगा तब इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अगर हम लोग बात कर लेना कि अब ईसोफेगस क्या होती है? स्टमक में ओपन होती है और स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। अगर हम लोग पीछे देखने आए ना तो, अच्छा, यही बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या होता है ना, ये पर्टिकुलर पार्ट है आपका स्टमक का। ये क्या पार्ट है? स्टमक का। अब जब स्टमक वाले पार्ट में क्या सीन होगा कि स्टमक वाले पार्ट में ये जो 4 पार्ट्स है ना आपके, ये फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरस, ये जो है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर फंडस, कार्डियक, बॉडी और फिर पाइलोरस, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ये तो चलो स्टमक के 4 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से पार्ट्स हो गए? फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि कार्डियक स्फिंक्टर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो कार्डियक स्फिंक्टर को हम लोग गैसो इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। अब ये क्या करता है ना, फूड के बैक फ्लो को रोकता है। जैसे कि आपने फूड को इनटेक कर लिया तो फिर क्या करेगा कार्डियक स्फिंक्टर? क्या करेगा, एक बार आपका फूड स्टमक तक पहुंच गया तो कार्डियक स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, और जब कार्डियक स्फिंक्टर बंद हो गया और जब तक कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है पेशेंट को, या गर्ड की कंडीशन नहीं आ रही है, या हाइपर एसिडिटी नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा? ये स्फिंक्टर खुलेगा नहीं। ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। जहां पे भी स्फिंक्टर की बात करेंगे वहां पर बाय डायरेक्शनल फ्लो होगा। बाय डायरेक्शनल फ्लो का मतलब, बाय डायरेक्शनल फ्लो का मतलब होता है कि जैसे कि फूड में आ तो जा रहा है पेट में, लेकिन जब भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो फिर वो फूड से पेट से बाहर भी आता है, ठीक है, जो वॉमिट के फॉर्म में निकलता है बाहर, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या होता है बच्चों? कार्डियक स्फिंक्टर। अच्छा, अब हम लोग आगे की बात करते हैं तो अगला है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब आप बोलोगे सर पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां प्रेजेंट होता है? मैं बताता हूं पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां पे प्रेजेंट होता है। कार्डियक आपका यहां पर प्रेजेंट था, ठीक है, पाइलोरिक आपका यहां पर प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा बच्चों? यहां पर प्रेजेंट होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? ये पर्टिकुलर आपका यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये
यहां पर प्रेजेंट होगा, ये ड्यूडेनम के जंक्शन पर प्रेजेंट होगा, जहां से स्टोमक खत्म हो रहा है और जहां से ड्यूडेनम स्टार्ट हो रही है उसके जंक्शन पर प्रेजेंट होगा आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो प्रेजेंट होता है वो पाइलोरस और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। किसके बीच में प्रेजेंट होता है? पाइलोरस और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। टाइम वेस्ट नहीं करते और अब आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है फूड जो है हमने खा लिया, फूड हमारा पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू स्टमक में भी चला गया, स्टमक में जो है एसिडिफाई हो गया, HCl के कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा क्रूशियल चीजें। क्रूशियल चीजें कैसे समझेंगे कि बॉस देखो सीधी सी बात इतनी सी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही एंटर करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 चीजों से बनी होती है, 3 पार्ट होते हैं उसके। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, देन आफ्टर फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्राइजिंग ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम की, तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम जो होता है ना, इन तीनों में से इलियम जो होता है हमारा वो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, इलियम जो होता है हमारा वो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो होता है हमारा इलियम ये होता है लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर क्या प्रेजेंट होती है ना, एक वाल्व प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि अभी तक हम लोग स्फिंक्टर की बात कर रहे थे और अब वेल्व कैसे आ गया? पहले हम समझते कि वेल्व है क्या चीज। ठीक है, वेल्व प्रेजेंट एट द एंडिंग ऑफ इलियम एंड इनिशियल ऑफ सीकम इज कॉल्ड इलियोसिकल वेल्व। तो यहां पर ये वेल्व क्यों प्रेजेंट है? तो बॉस मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक ब्लैंक स्लाइड से समझते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड लेकर के आए। ठीक, यहां पर लिखो स्फिंक्टर और यहां पर लिखो वेल्व। ठीक है, मैंने बताया था कि स्फिंक्टर से जो है ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक है, बाय डायरेक्शनल फ्लो होती है, लेकिन ये जो वेल्व है ना हमारी ये यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, जैसे कि आप पूछोगे ये क्या होता है सर? बाई डायरेक्शनल मतलब कि अगर आ रही है तो वापस भी जाएगा, बाई डायरेक्शनल। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि अगर एक बार पास हो गया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता है, एक बार अगर पास हो गया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, अच्छा तो फिर अब जैसे कि समझो तुमने खाना खाया, अब तुम खाते गए तुमने ज्यादा खा लिया, तुमको हो गई एसिडिटी। जब तुमको एसिडिटी हो गई ना तो एसिडिटी के बाद क्या होगा, तुमको खट्टी डकारें आनी स्टार्ट होगी, तो फिर क्या होगा ना, तुम्हारा स्फिंक्टर बार बार ओपन और क्लोज होता रहेगा, जिसकी वजह से इस चीज के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कि आपको वॉमिटिंग हो जाए या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो जाए। लेकिन सेम इन द कंडीशन ऑफ वेल्व में नहीं होगा। वेल्व में अगर एक बार इलियम से सीकम में चला गया वेस्ट मटेरियल, ठीक है, तो फिर वो वापस इलियम में नहीं आ सकता है। ठीक है, मतलब स्फिंक्टर से तो बैक फ्लो आ सकता है लेकिन वेल्व में बैक फ्लो नहीं आएगा। क्या होगा बच्चों? वेल्व में बैक फ्लो नहीं आएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिर यही लिखा है मैंने। अच्छा, इसको मैंने इलियोसिकल वाल्व के बारे में बता दिया था और फिर मैंने बताया था कि ये यूनिडायरेक्शनल भी होते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि जो भी आपके वाल्व प्रेजेंट होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं बाई डायरेक्शनल होने की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर हम तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। भाई देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन तो हो गया, भाई क्या क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? सबसे पहले आपका होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम, जिसमें से इलियम आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इलियम की एंडिंग पे और सीकम के इनिशियल स्टेज पे या इनिशियल पार्ट पे कौन सी वेल्व प्रेजेंट होती है? इलियोसिकल वेल्व प्रेजेंट होती है, और फिर वहां से आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है सीकम, कोलन और रेक्टम। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के क्या प्रेजेंट होते हैं? 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले होता है आपका सीकम, दूसरा होता है कोलन और तीसरा होता है रेक्टम। क्या प्रेजेंट होता है? सीकम, कोलन और रेक्टम। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, दूसरी बात हम लोग क्या कह रहे हैं ना कि
सीकम में एक वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब वो होता है बच्चों कि पहले वो हमारे एंसेस्टर्स में वो ऑर्गन वर्क करता था, लेकिन अब हमारी बॉडी में उसका यूज नहीं रह गया है। अब हमारी बॉडी में उसका यूज नहीं रह गया है। तो कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या प्रेजेंट होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा आपके सीकम में, वो आपको आपका होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, नॉन फंक्शनल होता है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ नॉन वेस्टिजियल ऑर्गन, नॉन फंक्शनल, प्रेजेंट इन द सीकम। मतलब सीकम में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एक्चुअली में नॉन फंक्शनल होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं हम लोग, कोलन की बात कर लेते हैं। तो कोलन कितने पार्ट के होते हैं? कोलन के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, किसके? कोलन के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कोलन के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कोलन की बात कर लेते हैं ना बच्चों, हाँ, कोलन क्या है? सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर हम लोग कोलन की बात कर लेते हैं ना, तो कोलन के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग मतलब पर्टिकुलर इस तरीके से होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और फिर सिग्मोइड। ठीक है, असेंडिंग, फिर आता है ट्रांसवर्स, फिर आता है आपका डिसेंडिंग, फिर आता है आपका डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग आने के बाद फिर जो लास्ट आपका कोलन का पार्ट बचता है ना, वो सिग्मोइड कोलन होता है। क्या होता है? सिग्मोइड कोलन होता है। अब ये सिग्मोइड कोलन ही जो होता है ना, वो एस शेप का होता है। किस शेप का होता है? एस शेप का होता है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद चलते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉस, देखो सिकम की भी बात हो गई, कोलन की भी बात हो गई, अब रेक्टम की बात कर लेते हैं। अब जब पूरा डाइजेशन हो गया ना बच्चों, जब पूरा डाइजेशन हो गया, तो पूरा डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब क्या होता है उसमें कि स्टोरेज कहां करोगे फीकल मैटर को? फीकल मैटर का स्टोरेज कहां पर करोगे? ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आता है रेक्टम का काम। ये क्या करता है ना, फीकल मैटर को आपका स्टोर करता है, दैट इट स्टोर्स द स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। ये क्या करता है? रेक्टम जो है फीकल मैटर को स्टोर करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनस की। तो एनस क्या होता है ना, एनस पर्टिकुलरली वो ऑर्गन होता है जो कि आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर एक्सक्रीट आउट करवाता है। अब पर्टिकुलर इसके भी 2 स्फिंक्टर होते हैं। 2 स्फिंक्टर मतलब 2 पर्टिकुलर ओपनिंग्स होती हैं। अच्छा, 2 ओपनिंग्स कैसी होती हैं? एक होती है इंटरनल ओपनिंग और दूसरी होती है एक्सटर्नल ओपनिंग। अब इंटरनल ओपनिंग का क्या मतलब होता है? इंटरनल ओपनिंग इनवॉलेंट्री होगी। कहीं पे भी अगर इनवॉलेंट्री लिखा है ना, मतलब उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या होता है बच्चों? उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर कहीं पे वॉलेंट्री लिखा है, मतलब एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो आपका एनस में प्रेजेंट है, वो आपका वॉलेंटरी इन नेचर है या वॉलेंटरली इन नेचर है। तो वॉलेंट्री कहीं पे भी आ जाता है ना, तो वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, लेकिन फर्क इतना, केवल इतना सा आता है कि जब भी ये दोनों पर्टिकुलर इनवॉलेंट्री और ये वॉलेंट्री दोनों साथ में वर्क करेंगे, तभी आप एक्सक्रीट आउट कर पाओगे, तभी आप एक्सक्रीट आउट कर पाओगे। या बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, जो कि आपने लास्ट टाइम रात को खाना खाया था, वो आप अगले दिन सुबह एक्सक्रीट आउट कर पाओगे इन द फॉर्म ऑफ फीसीज, इन द फॉर्म ऑफ फीसीज। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये आपका हो गया एक ओवरव्यू। ठीक है, ये आपका हो गया एक ओवरव्यू। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे पर्टिकुलर, देखो सीधे सीधे हम लोग कुछ कुछ पार्ट्स उठाते चले जाएंगे। ठीक है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग टीथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टीथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लो बॉस, हैंडमेड नोट्स लेकर के आ गया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा कलर कर लिया जाए। ठीक है, कलर कर लेते हैं बॉस।
नोट्स अगर आपको चाहिए होगे आप प्लीज मेरे को यूट्यूब पर कमेंट कर देना, नोट्स में डालना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले कंडीशन ये है कि 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए, ठीक है? 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए यार, और वीडियोस को देखना बंद मत करना आप लोग, ठीक है? ठीक है। इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। ओके, आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अब ये आ गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को हम लोग समझते हैं ना कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या कहता है ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कहता है बहुत, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, इनेमल होती है। अब इनेमल क्या होती है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, और ये होती है हार्डेस्ट लेयर, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होती है, ठीक है? किससे बनी होती है इनेमल आपकी? इनेमल बनी होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बनी होती है बच्चों? एक इनेमल जो होती है आपकी वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है? किससे बनी होती है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है? अब उसके नीचे जो ये ब्लू वाली लेयर दिख रही है ना, ये ब्लू वाली लेयर कौन सी है? ये ब्लू वाली लेयर पर्टिकुलर है आपकी अमीलोब्लास्ट सेल। अब अमीलोब्लास्ट सेल क्या करती है ना, यही पर्टिकुलर इस इनेमल की सिंथेसिस कराती है, इस इनेमल को बनाने का काम करती है, ठीक है? क्या करती है बच्चों? इनेमल को बनाने का काम करती है, ठीक है? उसके बाद अगली लेयर पे आ जाते हैं ना हम लोग, तीसरी लेयर पे आ जाते हैं, तो ये आती है हमारी ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट क्या करती है? ओडोंटोब्लास्ट करती है डेंटाइन की सिंथेसिस। डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट है, या सेकंड मोस्ट सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट है। तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के ना मेरे को गले में, मेरा गला खराब हो गया, ठीक है? 2 मिनट बस। ओडोंटोब्लास्ट सेल की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या करती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल पर्टिकुलर सिंथेसिस करवाती है, किस चीज की? डेंटाइन की सिंथेसिस करवाती है। अब डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन पर्टिकुलर क्या होता है? सेकंड हार्डेस्ट सिस्टम एलिमेंट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है? सेकंड हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है? फिर डेंटाइन की बात कर लेते हैं, तो ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। एनामल क्या था आपका? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन था, और आपका डेंटाइन क्या है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। क्या है बच्चों? मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है? और फिर क्या है? सेकंड हार्डेस्ट एलिमेंट है बॉडी का, ठीक है? या सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, ठीक है? तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉस ये भी आपका किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। लेकिन अब एक बात बताओ, किसी को भी दिमाग में यह क्वेश्चन नहीं आया कि क्यों वो हार्डेस्ट एलिमेंट है इनेमल, और क्यों ये सेकंड हार्डेस्ट है? क्योंकि बॉस दोनों में कंपोनेंट तो सेम ही है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट भाई देखो दोनों में है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका इनेमल में भी है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका डेंटाइन में भी है, कैल्शियम फॉस्फेट आपका इनेमल में भी है, कैल्शियम फॉस्फेट आपका डेंटाइन में भी है। हियर इज द कैच, मैं बताता हूं क्यों ऐसा होता है। देखिए कॉम्पोजिशन तो सेम है, लेकिन कॉम्पोजिशन किस परसेंटेज में है ना, उसमें फर्क आ जाता है कि इनेमल में पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ज्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्पोजिशन मतलब कितने परसेंट में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो वो अमाउंट जो होता है वो इनेमल में ज्यादा होता है और डेंटाइन में कम होता है। दैट्स व्हाई इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, वेयर एज डेंटाइन इज द सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस का मतलब होता है दूसरा सबसे सख्त तत्व है, ठीक है, डेंटाइन, और इनेमल आपका सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है। उसके बाद फिर ये जो आप जो है यहाँ पर, अच्छा ये डेंटाइन वाला पोर्शन हो गया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके से, ये पर्टिकुलर क्या होता है? ये होती है आपकी पल्प कैविटी। छिप गया थोड़ा सा, इसको मैं लिख देता हूं, क्या होती है? पल्प कैविटी। क्या होती है बच्चों? ये होती है आपकी पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद फिर जो होती है ना ये पर्टिकुलर लेयर, मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट। ये ये पर्टिकुलर लेयर कौन सी होती है? इसको हम लोग बोलते हैं
सीमेंटेड गम्स, क्या बोलते हैं बच्चों, सीमेंटेड गम्स या सीमेंटम गम्स, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, सीमेंटम गम्स। अच्छा, अब सीमेंटम गम्स के अंदर की बात करो ना, तो ये रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ये पर्टिकुलर, ये क्या है पर्टिकुलर, ये ब्लड वेसल का एरिया है, या ये पर्टिकुलर वो एरिया है जहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्लस लिम्फेटिक वेसल्स और प्लस नर्व्स, ठीक है। ये तीनों पर्टिकुलर यहां पर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओपनिंग, इसको हम लोग कहते हैं एपिकल फोरामेन, ठीक है। एपिकल फोरामेन ये पर्टिकुलर वो ओपनिंग होती है जहां से ब्लड वेसल्स टीथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बॉस देखो, जैसे कि ये होल है, अब यहां से ब्लड वेसल्स अंदर जाएंगी, यहां से ब्लड वेसल्स अंदर जाएंगी, तो पर्टिकुलर ये आपका एपिकल फोरामेन हो गया, और इसके अंदर से जो है ये ब्लड वेसल्स अंदर जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं ना डेंटल फॉर्मूला की। किसकी बात करते हैं, डेंटल फॉर्मूला की। तो सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर दूं, अरे किधर गया, ओफो, दोबारा से ओपन करना पड़ेगा मेरे को, यही सब होता है। एक मिनट रुक जाओ। हम्म, कहाँ पे गया, डाउनलोड्स, हाँ ये रहा, एक मिनट, नहीं इसमें नहीं होगा। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, ओफो, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक है। अच्छा यार, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था यार, सॉरी, ठीक है। अब रीस्टार्ट करते क्लास को, थोड़ा सा मेरे को पॉज लेना पड़ गया था 2 मिनट के लिए, सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को कंप्लीट कर लिया था। एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं इसके बारे में। तो इनामल जो होती है वो हमारी हार्डेस्ट लेयर होती है, ठीक है। हार्डेस्ट लेयर होने के साथ साथ इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे तो, ओके, ठीक है, हार्डेस्ट लेयर होती है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, और साथ ही साथ क्या होती है, किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है और कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। हार्डेस्ट मोस्ट लेयर होती है बॉडी की, या हार्डेस्ट मोस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। उसके बाद इसको सिंथेसाइज कौन करता है, इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है आपकी एमिलोब्लास्ट सेल्स बनाती है। एमिलोब्लास्ट सेल्स बनाने के बाद उसके बाद जो अगली लेयर आती है हमारी ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट क्या करती है, डेंटाइन को बनाती है। डेंटाइन क्या होती है, हमारी सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है, बॉडी का दूसरा सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उसके अंदर जाते हैं तो ये जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी के बाद जो होती है हम लोग उसके बाद आते हैं सीमेंटम गम्स की बात कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर सीमेंटम गम्स क्या करते हैं ना, आपके टीथ को होल्ड करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मान लो ये सॉकेट है आपका और ये पर्टिकुलर टीथ एम्बेडेड है उसमें, तो पर्टिकुलर ये जितनी स्ट्रांगली बाइंड होगा ना उतना आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, आपकी टीथ को मजबूती मिलेगी। तो सीमेंटम गम्स शुड बी स्ट्रांग, ठीक है। अच्छा, ये जो रेड कलर की आपको स्ट्राइक्स दिख रही है ना, ये रेड कलर की जो स्ट्राइक्स दिख रही है ना, ये क्या होती हैं, ये होती हैं बेसिकली ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स। क्या होती है बच्चों, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या होती है,
ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स। क्या होती है बच्चों? ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स। अच्छा, ये पर्टिकुलर ओरिजिनेट कहां से करती हैं? ये ओरिजिनेट होती हैं इस पर्टिकुलर एरिया से जिसको हम लोग बोलते हैं एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन से ये पर्टिकुलर जो होते हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंटर करती हैं टीथ में। ठीक है, अब एंटर कर गई और ये पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? सेंसेशन के लिए। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी बच्चों? सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग अपने डेंटल फॉर्मूला की। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला की हम लोग बात कर लेते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला क्या कहता है हमारा बॉस? देखो, हाफ अपर जॉ अपॉन हाफ लोअर जॉ इंटू 2। ठीक है, मतलब आपका ये जो दांत है ना अब ये आपके पूरे दांत दिख रहे हैं आपके। ठीक है, जब पूरे दांत दिख रहे हैं तो हाफ अपर जॉ मतलब ये इधर का आधा, ठीक है, ये इधर का आधा ऊपर का, और ये नीचे का लोअर जॉ का आधा। ठीक है, इन दोनों को हम लोग आधा आधा अलग अलग काउंट कर लेंगे और फिर इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके फाइनल जो आएगा हम लोग इसको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं। हम लोग डेंटल फॉर्मूला देख लिया, क्या होता है? हाफ अपर जॉ अपॉन हाफ लोअर जॉ इंटू 2। अभी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कैलकुलेट एक्चुअली में करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एडल्ट की बात कर लेते हैं ना 25 साल के, तो 25 साल का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। अब क्या है? अब ये 2 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है? तो ये जो 2 है आपका, ये पर्टिकुलर आपका इंसीजर को बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है बच्चों? इंसीजर को बता रहा है। ये जो आपका 1 है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर आपके कैनाइंस को बता रहा है। किसको बता रहा है बच्चों? कैनाइंस को बता रहा है। ठीक है, ये जो आपका 2 आ रहा है ये पर्टिकुलर बता रहा है आपके प्रीमोलर्स। क्या बता रहा है? ये प्रीमोलर्स के बारे में बता रहा है। और ये जो आपका 3 आ रहा है ना, ये पर्टिकुलर मोलर्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों? मोलर्स के बारे में बात कर रहा है, मोलर टीथ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब जब आप इन सबको ऐड कर दोगे ना, देखो ऐड करो, 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8। ठीक है, तो क्या हो गया? यहां पर 8/8 हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्योंकि 2 यहाँ पे कॉमन है तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले जॉ में भी 16 आ गए, नीचे वाले जॉ में भी 16 आ गए। और जब ऊपर वाले जॉ में 16 टीथ हैं और नीचे वाले जॉ में 16 टीथ हैं, तो यहाँ पर हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो 32 दांत नहीं हो गए, 32 टीथ नहीं हो गए। तो फिर एडल्ट में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर हम लोग चिल्ड्रंस की बात करें ना, बच्चों की बात करें, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों की बात करें, ठीक है, तो चाइल्ड 2 साल के बच्चों की बात करें तो उनका डेंटल फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2102 इंटू 2। ठीक है, तो इनके टोटल कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। ठीक है भाई, देखो 2 + 1 3 + 2 5, 5 × 2 करोगे 10 आएगा, 5 × 2 करोगे 10 आएगा, मतलब 10 दांत आपके अपर जॉ में होंगे और 10 दांत आप बच्चे के लोअर जॉ में होंगे। सो 10 दांत ऊपर वाले जॉ में और 10 दांत नीचे वाले जॉ में, तो टोटल कितने हो गए? 20 दांत हो गए, जो कि बच्चों में प्रेजेंट होते हैं 2 से 4 साल 5 साल 6 साल वाले बच्चों में। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जितने भी 16 17 18 साल के बच्चे होंगे ना, जो भी आप ऐसे फार्मा करने आए हो, तो बेसिकली इसी एज ग्रुप के बच्चे होंगे मेजोरिटी में, स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो उनमें क्या होता है? उनमें पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? इसको हम लोग एडिशनल स्लाइड पर चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, सो क्या होता है? चिल्ड्रेन एज ग्रुप, ठीक है, 16 to 18, ठीक है, थोड़ा 20 भी कर सकते हो। ठीक है, तो उनका जो डेंटल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 2122 अपॉन 2122। अब तुम बोलोगे सर कि ये एडल्ट में 2123 है और यहां पर 2122 है। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट नहीं होता है? यहां पर एक विजडम टूथ प्रेजेंट नहीं होता है। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। ठीक है, अच्छा ये इंटू 2 लगाना मैं भूल गया था। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? 7 आ गया, और यहां पे भी 7 आ गया। जब दोनों को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आएगा आपके? 14 और 14, मतलब अपर जॉ में 14 दांत हैं और लोअर जॉ में भी 14 दांत हैं। ठीक है, तो अब इन जब दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आपके पास दांत कितने बनेंगे? 28 दांत बचेंगे या मिलेंगे, 28 टीथ मिलेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे जो है 16 से 18 साल के बीच में हैं। ठीक है, तो सेम बात यहाँ पे ये कह रहा था कि पर्टिकुलर क्या होता है कि जो भी 18 साल के बच्चे होते हैं ना, उनका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2122 अपॉन
T1T2 होता है, ठीक है, जो कि कंप्राइज करते हैं 28 टीथ को, ठीक है। अच्छा, ये जो विजडम टीथ होता है ना, जो कि इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग एडल्ट की बात कर लेते हैं तो एडल्ट में क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, ठीक है। एडोलसेंस की एज में, एडोलसेंस की एज में ये फॉर्मूला होता है 2122 और 2122, ठीक है, इंटू 2। और चाइल्ड के केस में ये फॉर्मूला होता है 2102 और 2102 इंटू 2। अच्छा, ये जो यहाँ पे 3 आ रहा है ना, और ये जो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो पर्टिकुलर क्या होता है, एडल्ट में विजडम टूथ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एडल्ट में विजडम टूथ प्रेजेंट होता है। अच्छा, विजडम टूथ प्रेजेंट तो होता है भाई। अच्छा, विजडम टूथ टोटल जो है एडल्ट में 4 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 4 विजडम टूथ होते हैं। लेकिन अच्छा, इसका कोई ये वेस्टिजियल ऑर्गन है एक तरीके का। क्या है बच्चों, ये एक तरीके का विजडम टूथ जो है आपका एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गन जिसकी होने या ना होने से बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स बेसिकली होते हैं कि आपके एंसेस्टर्स में तो थे, लेकिन आप में वो चीज है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। एंसेस्टर्स में थे, वो फंक्शनल भी थे, बट आप में क्या होता है ना, आप में वो चीज है तो, लेकिन आप में उस चीज की कोई फंक्शनैलिटी रह नहीं जाती है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग आगे चल लेते हैं। आज हम लोग हिस्टोलॉजी की बात कर लेते हैं। हिस्टोलॉजी पर्टिकुलर आपके गट की कैसी लेयर्स होती हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। और ये आज की क्लास का एक लास्ट टॉपिक भी होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये पर्टिकुलर ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम है गट के। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग लेयर की बात कर लेते हैं ना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है आपकी सेरोसा, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी मस्कुलरिस। क्या आती है बच्चों, उसके बाद अगली आती है आपकी मस्कुलरिस, ठीक है। उसके बाद आपकी इंटरनल आती है, इंटरनल लेयर आती है, वो आती है सब म्यूकोसा, ठीक है। सब म्यूकोसा के बाद आती है आपकी म्यूकोसा, और फिर आती है आपकी ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है बेसिकली एक ओपनिंग, ठीक है। ल्यूमेन का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एक होल है और ये पर्टिकुलर इसमें होल के अंदर जाने का रास्ता है, तो पर्टिकुलर ये जो रास्ता होगा ना, इस पर्टिकुलर रास्ते को आप लोग बोलोगे ल्यूमेन, इस पर्टिकुलर रास्ते को आप लोग बोलोगे ल्यूमेन, ठीक है। सेरोसा आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद फिर मस्कुलरिस आती है, इनर वाली सर्कुलर होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है आउटर वाली, ठीक है। फिर आ जाती है सब म्यूकोसा, फिर आ जाती है म्यूकोसा, और फिर आ जाती है आपकी ल्यूमेन। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा हिस्टोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट द वर्ड हिस्टोलॉजी मींस। लॉजी का मतलब कहीं पे भी आता है स्टडी, लॉजी कहीं पे भी लगा है मतलब उसका होता है स्टडी, है ना, पढ़ाई। क्या मतलब होता है उसका, लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। सो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। क्या होती है बच्चों, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, एक बार मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्टडी ऑफ, यार बहुत गलत होता है मेरे से, मेरे को अपनी राइटिंग सुधारनी पड़ेगी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से एक्सेप्शंस है वो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले मैं कलर चेंज कर लूं इसका, एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शंस मतलब क्या इसमें अलग होगा, क्या चीजों की तरीके से ये एक्सेप्शन की तरह काम करेंगे। अगर हम लोग ईसोफेगस की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ईसोफेगस में आपकी सेरोसा नहीं होती है, ईसोफेगस में सेरोसा प्रेजेंट नहीं होती है, सेरोसा प्रेजेंट नहीं होती है। सेरोसा की जगह एडवेंटिशिया प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, एडवेंटिशियल लेयर प्रेजेंट होगी, एडवेंटिशिया प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, एडवेंटिशिया प्रेजेंट होगी,
ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग स्टमक की बात कर लेते हैं। तो स्टमक में एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, उस एडिशनल लेयर को हम लोग बोलते हैं रूगी। क्या बोलते हैं? रूगी। अब रूगी क्या होता है ना, एम्प्टी स्टमक में आपको दिखाई देगी। रूगी का मतलब होता है बेसिकली म्यूकोसल फोल्ड्स, इस तरीके के म्यूकोसल फोल्ड्स होते हैं स्टमक में, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, जैसे जैसे आप जो है खाना खाते जाते हो, ये बेसिकली ओपन होते चले जाते हैं, ओपन होते चले जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये विजिबल होते हैं मॉर्निंग में, जब आप जो है आपका स्टमक एम्प्टी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पर्टिकुलर लेयर प्रेजेंट होती है जिसको आप लोग बोलते हो विलाय, ठीक है। विलाई क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब इनके अंदर भी एक ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो कि होता है माइक्रोविलाई, ठीक है। मतलब पहले था विलाय, विलाई के अंदर था ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। क्या था बच्चों? ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। अब इसमें क्या था बच्चों कि ये पर्टिकुलर जो लेयर थी ना, ये क्या कर रही थी? माइक्रोविलाई बना रही थी। क्या बना रही थी बच्चों? माइक्रोविलाई बना रही थी। और माइक्रोविलाई क्या कर रहा था? माइक्रोविलाई क्या कर रहा था कि सरफेस एरिया को बढ़ा रहा था। क्या कर रहा था? वाटर एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा रहा था। और ये पर्टिकुलर टॉपिक होता है यहां पर फिनिश। अगला जो टॉपिक था हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स वाला, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वॉच टाइम बढ़ाते रहिएगा, हमारी कॉन्सेप्टो छोटी सी फैमिली को बड़ा करते रहिएगा, और प्लीज कॉन्सेप्टो फार्मा का साथ देना मत छोड़िएगा, ठीक है। मैं चलता हूं, आपसे विदा लेता हूं, मैं सुमित, ठीक है। एक काम करना है, कॉन्सेप्टो फार्मा को भूलना नहीं है, ठीक है। क्लासेस अटेंड करते रहनी है कॉन्सेप्टो फार्मा की। उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, मैं पूरा एंटायर सिलेबस लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। रिप्रोडक्शन हमने खत्म कर दिया, इंटेगमेट्री हमने खत्म कर दिया, डाइजेशन का पहला हाफ हमने कंप्लीट कर दिया है, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं एचएपी के वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे वाले सब्जेक्ट्स पर स्विच करेंगे। अपने लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर के मेंशन करिए। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, क्या आईडी है मेरी? आईडी मिस्टर सोमवंशी _2003, इसको मेंशन कीजिए, मैं आपको मेंशन बैक दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मौका मिल सकता है मेरी क्लास में शाउट आउट लेने का, ठीक है। थैंक यू क्लास, अब हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद। ओफो, हो गई क्लास कंप्लीट।